पावर टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, पावर टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां के सामाजिक विज्ञान के मॉडल सैंपल सेट हाथ में। तो बन रहा है पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग ने इसका एक वीडियो किया पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर 40 क्वेश्चन किया। इसका आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 40 से 80 क्वेश्चन के बीच में। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग 41 की ओर। 40 तक कर चुके थे हम लोग पिछले वीडियो में, चलते 41 करा। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पठारी क्षेत्रफल है? तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या होगा जी? बोल सर, ऑप्शन नंबर ए 27, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 43, ऑप्शन नंबर डी 45। तो भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल पठारी है? तो 30% भाग है जो भारत में क्या है, पठारी क्षेत्र है। पर संख्या चलते कितने की ओर, 42 की ओर। 42 क्या कर रहा है? तो कह रहा है 42 पूर्वोत्तर जलोढ़ मृदा, पुरातन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, 42 पुरातन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है? पुरातन जलोढ़ मृदा का कौन नाम, दूसरा नाम क्या है? तो चलते पूर्वोत्तर जोड़ाड़ मृदा का दूसरा नाम क्या, ऊपर रंग, ऑप्शन नंबर ए रंगून, बी बांगर, सी खादर, डी दलदली। तो कोई चीज दूसरा नाम है? तो पूरा संख्या 42 का आंसर होगा सर पूर्वोत्तर जलोढ़ मृदा, यानी पुराना जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, मृदा को बांगर कहते हैं। यह पुरानी जलोढ़ लिखता तो तुरंत बड़ा है, पुरातन लिखला है तो कन्फ्यूजन होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि ऑप्शन का क्या होता है, खेला होता है, शब्द का खेला होता है, शब्द का खेला है। एजुकेशन इज द ओनली फॉर वर्ड, सारा खेला शब्द का ही है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर, 43 की ओर। 43 क्या करा, अजैव संसाधन के उदाहरण दे, अजैव संसाधन के उदाहरण दे। ऊपर में ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी मृदा, डी प्राकृतिक गैस। तो कह रहा कौन सा है जो अजैव संसाधन है? तो कोयला क्या हो जाएगा, कोयला जैव है, पेट्रोलियम भी जैव है, प्राकृतिक गैस भी जैव संसाधन है। तो क्या हो गया, अजैव संसाधन क्या हो गया, मृदा हो जाएगा जो अजैव संसाधन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 44 करा प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? ऑप्शन नंबर ए 55%, बी 60%, सी 65%, डी 70%। तो प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है, यानी कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए। तो सर कितना प्रतिशत होता है? तो प्राणियों के शरीर में 65% क्या होता है, जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रीकरण बढ़ा है? ये क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। तो बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी फ्लोराइड, सी आर्सेनिक, डी क्लोराइड। तो कौन सा बढ़ा है जी? तो बोल सर प्रश्न संख्या 45 का आंसर हो जाएगा सी आर्सेनिक है, जो जल दोहन के कारण यानी जल के अधिक सिंचाई के कारण आर्सेनिक तत्व क्या हो गया, बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 46 बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ऑप्शन नंबर ए 7%, ऑप्शन नंबर बी 14%, सी 21%, डी 15%। तो बिहार में कितने प्रतिशत भाग पर क्या है, जैव का क्या है, छिड़काव है। तो कितने प्रतिशत पर है? तो कहेगा सर प्रश्न संख्या 46 का आंसर तो आप नहीं जानते हैं। बिहार में मात्र 7% भूभाग पर ही वन का क्या है, फैलाव है, यानी कि बिहार में मात्र 7% वन पर ही जमीन पर ही वन विराजमान है। क्वेश्चन नंबर 47 का संविधान की धारा 48 का ए का संबंध है? संविधान की धारा 48 का ए का संबंध है ऑप्शन नंबर ए मृदा संरक्षण से, बी वन्य जीव एवं तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से, सी जल संसाधन का संरक्षण से, डी खनिज संपदा संरक्षण से।
तो प्रश्न संख्या 47 का आंसर हो जाएगा जी। तो बोल सर प्रश्न संख्या 45 का आंसर आपने 47 का आंसर आप नहीं जानते, हम कि बिल्कुल जानते हैं। संविधान का धारा 48 का किससे डिपेंड करता है? तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो संविधान का धारा 48 वन्य तथा प्राणी संसाधनों का संरक्षण करता है। प्रश्न संख्या 48 कौन 48 क्या करा 48 करा। प्रश्न संख्या 48 चरक का संबंध किस देश से था? ये लीजिए, चरक का संबंध किस देश से था? ऑप्शन नंबर ए भारत से, बी म्यांमार से, सी श्रीलंका से, डी नेपाल से। तो चरक का संबंध किससे था? तो चरक का संबंध भारत देश से था। प्रश्न संख्या 49 करा झारखंड स्थित कोडरमा, झारखंड स्थित कोडरमा किस खनिज पदार्थ का अधिकतम उत्पादन करता है? झारखंड स्थित कोडरमा किस खनिज पदार्थ का अधिकतम उत्पादन करता है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड का, बी तांबा का, सी लौह अयस्क का, डी अभ्रक का। तो प्रश्न संख्या 49 का कहा जाएगा जी। बोलते सर झारखंड में कोडरमा है जो किस खनिज, तो झारखंड में कोडरमा से क्या निकलता है? अभ्रक निकलता है। तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 50 नमक का रासायनिक नाम क्या है? लीजिए, सोडियम फ्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसी को रासायनिक सूत्र पूछेगा था NaCl हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए लिग्नाइट, बी हेमेटाइट, सी बिटुमिनस, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी आप जानते थे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। तो कह रहा है लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन एक लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिनस, हेमेटाइट, लिंगानाइट। तो लोहा इनमें से सभी है। कौन सी हो जाएगा आंसर? लिंगानाइट भी लोहा के एक अयस्क है, हेमेटाइट भी लोहा अयस्क है, और बिटुमिनस भी लोहा का। ये तीनों याद कर लीजिएगा आप, इन्हें याद लिखिएगा, इनमें से सभी नहीं, तीनों लिखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा लौह अयस्क का एक प्रकार है, लिंगानाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, ये सब है जो लौह अयस्क का क्या है? प्रकार है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी? PTC। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए थोरियम, बी यूरेनियम, सी कोयला, डी खनिज तेल। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर होगा जी। तो सर मोनाजाइलम रेत में थोरियम पाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि थोरियम हो जाएगा। 53 क्या करा? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के, फिर से क्वेश्चन क्या करा? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए नरोरा, ऑप्शन नंबर बी कलपक्कम, ऑप्शन नंबर सी तारापुर, ऑप्शन नंबर डी कारकापाड़। तो प्रश्न संख्या 53 का जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? तो कहेगा सर भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ था? तारापुर में था। तारापुर ऑप्शन नंबर के में सी में, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी, ऑप्शन नंबर सी सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर डी ब्यास नदी। तो भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर होगा जी। तो सर भाखड़ा नगर परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। तो प्रश्न संख्या 54 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सतलुज नदी। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या देख रहे हैं किसके? 55 की ओर। 55 क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? ए ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी चावल, और ऑप्शन नंबर डी मोटे अनाज। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है? तो कहेगा सर रबी फसल, चना को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं।
जितना भी होगा दाल वाला दलहन होता है रबी फसल के अंतर्गत आता है। ये रबी फसल लगाया जाता है अक्टूबर से नवंबर के बीच में, इसका कटाई होता है फरवरी से मार्च के बीच में होता है। प्रश्न संख्या 56, भारत में जूट की खेती में अग्रणी है, भारत में जूट की खेती में अग्रणी कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो भारत में जूट की खेती में अग्रणी कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 56 का आंसर क्या होगा जी? तो सर भारत में जूट की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ बंगाल में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। अगर शहर पूछता तो कलकत्ता आप बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, क्या कह रहा 57, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ सका है, साइंस में पूछता है, एसएसटी में भी पूछता ही है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों क्या हो गए थे? मारे गए थे। तो प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या हो जाएगा जी? तो सर 57 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तब प्रश्न संख्या 58 का होगा ऑप्शन नंबर ए 1985, बी 1988, सी 1986, डी 1989। तो प्रश्न संख्या 58 का आंसर होगा जी? तो सर 1986 हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण 1986 में आया था। प्रश्न संख्या कितना कह रहा? 59, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, कोसी नदी घाटी परियोजना का कब हुआ? बिहार में दो ही घाटी नदी परियोजना है, गंडक घाटी नदी परियोजना है, कोसी है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1950, बी 1955, सी 1952, डी 1948। तो प्रश्न संख्या 59 का आंसर होगा जी? तो सर कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 में ही हुआ था। फिर भी कोसी नदी से बाढ़ आता है बिहार का, क्योंकि कोसी नदी को, ये क्वेश्चन याद रखेगा, ये क्वेश्चन याद रखेगा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इसी से क्वेश्चन आप भी पूछता है, बिहार में बाढ़ के मुख्य कारण कौन है? तो बिहार में बाढ़ आने का मुख्य कारण कौन नदी है? कोसी नदी है। तो प्रश्न संख्या चलते हैं हम लोग कितने की ओर? 60 की ओर चलते हैं। 60 क्या करा? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी, डी इनमें से कोई नहीं। तो महासागर के तली पर होने वाला भूकंप को किस नाम से जाना जाता है जी? तो प्रश्न संख्या 60 का आंसर होगा जी? तो सर महासागर के तल पर होने वाले से कंपन को सुनामी के नाम से जाना जाता है। यही कंपन पृथ्वी पर होगा सतह पर स्थित तो क्या कहलाएगा? भूकंप कहलाएगा, लेकिन महासागर में हो रहा है क्या कहलाएगा? सुनामी कहलाएगा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? निम्नलिखित में से किन चट्टानों की तह में खनिज जमा होता है? ऑप्शन नंबर ए कायांतरिक चट्टान, बी आग्नेय चट्टान, सी अवसादी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस चट्टान को तह में खनिज जमा होता है? तो किस चट्टान के तह में खनिज जमा होता है? तो कायांतरिक चट्टान के अंदर क्या होता है? खनिज जमा होता है। अग्नाशय चट्टान में तो तेल होता है, तेल जमा होता है, खनिज। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 62, सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? ऑप्शन नंबर ए मानवीकृत, बी अजैव, सी पुनर्पूर्णित योग्य, डी अचक्रीय। तो प्रश्न संख्या 62 का आंसर होगा जी? सौर ऊर्जा का निम्नलिखित कौन सा? तो पूर्णित योग्य। इसका पूर्ण रूप से पुनः फिर से दोबारा यानी कि उपयोग कर सकते थे। कैसा हो जाएगा इसका आंसर? 62 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63, भारत मुख्यतः किस ऊर्जा स्रोत पर निर्भर है? भारत मुख्यतः किस ऊर्जा स्रोत पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी पेट्रोलियम, डी परमाणु ऊर्जा। तो भारत मुख्यतः किस ऊर्जा स्रोत पर निर्भर है? तो भारत कोयला के ऊर्जा स्रोत पर पूर्ण रूप से निर्भर है।
तो प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि भारत में बिजली का उत्पादन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा किया जाता है? तो कोयला बिजली के द्वारा उत्पादन किया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा, यानी कोल विद्युत भी उसको कहते हैं। प्रश्न संख्या 64 करा सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? प्रश्न संख्या 64 करा सिंगरौली कोयला राज्य किस क्षेत्र में है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में, मध्य प्रदेश से एक और लिख लीजिए। क्वेश्चन कहेगा बिहार नहीं, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में ही, एमपी में ही है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा रबड़ का मुख्यतः उत्पादन राज्य कौन है? रबड़ का मुख्यतः उत्पादन राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी त्रिपुरा। तो प्रश्न संख्या 65 का आंसर क्या होगा जी? तो रबड़ का मुख्यतः उत्पादन कौन है? केरल। केरल में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन किया जाता है? रबड़ का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न संख्या 66 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग, बी सूती वस्त्र उद्योग, सी जूट उद्योग, डी चीनी उद्योग। ये भी याद करे वाला चीज़ है जी। तो सीमेंट उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कृषि पर आधारित पूछ देता तब सूती वस्त्र कृषि पर आधारित है, चीनी उद्योग कृषि पर आधारित है, जूट उद्योग कृषि पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 67 निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचारण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचारण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए टेलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट, ऑप्शन नंबर सी टेलीफोन, ऑप्शन नंबर डी आकाशवाणी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंचारण का उदाहरण है? तो जनसंचारण का उदाहरण क्या? आकाशवाणी एक जनसंचारण यानी संस्कारी संस्था है। अब बाकी तो कुछ ही है, टेलीग्राम, इंटरनेट, टेलीफोन, ये तो प्राइवेट संस्था है। तो जनसंचारण का मतलब होता है सरकारी। तो आकाशवाणी कोई भी रेडियो बना के सुनिए बिना कोई सब्सक्रिप्शन से के। क्वेश्चन नंबर 68 कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कांवर झील, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम हॉल में क्या किया हुआ, पूछा हुआ है। कांवर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो प्रश्न संख्या 68 के ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा में, बी भागलपुर में, सी बेगूसराय और डी मुजफ्फरपुर। कौनपुर? मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कांवर झील के बिहार के किस जिला में स्थित है? कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। मुजफ्फरपुर के कौची बता दिए? मुजफ्फरपुर के केला प्रसिद्ध है कि लीची? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा आप। तो प्रश्न संख्या 68 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। 69 बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लाइन रेलवे, बी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, सी भारत रेल, डी बिहार रेल। तो नीचे जो कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कहेगा सर बिहार की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग था। तो प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा? सी बी हो जाएगा होता है। प्रश्न संख्या 70 स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में हरे रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र को हरे से किस भाग को दिखाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पर्वत, बी पठार, सी मैदान, डी बर्फीले क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 70 का आंसर हो जाएगा जी। तो सी हो जाएगा मैदान क्षेत्र। मैदान क्षेत्र यानी कि रंग पर हरे रंग से मैदान क्षेत्र को दिखाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र को भूरा रंग से, पठार क्षेत्र को, बर्फीले क्षेत्र को उजला रंग से दिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 71 अब पानी को नीला रंग से, ब्लू रंग से दिखाया जाता है। प्रश्न संख्या 71 प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए कृषि से, बी शिक्षा से, सी उद्योग से, डी विनिमय से। तो प्रश्न संख्या 71 का क्या हो जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से का क्या है? संबंध है, यानी कि कृषि में किए गए लोग भी प्राथमिक मजदूरी कहलाते हैं।
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एक बार जरूर आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कोई भी आपका दोस्त है, दोस्त हो दुश्मन हो, एक बार जरूर शेयर कर दीजिए वीडियो को। अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों यदि आप इस साल एग्ज़ाम दीजिएगा तो डेली 5 क्वेश्चन इसका याद कीजिए, इससे काम तो नहीं चलेगा। 40 क्वेश्चन डेली याद कीजिए। यदि आप अगले साल एग्जाम देने वाले हैं तो डेली 5 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, 10 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। आपके हिसाब से कम 5 को तो जरूर याद करना, जिससे आपके अगले साल एग्जाम दीजिएगा तो एक भी प्रश्न छूट ना पाए, ये मेरा दावा रहेगा। इसलिए कहता पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौनटे से, पेटे से। चलते प्रश्न संख्या कितना की ओर, तो प्रश्न संख्या हो जाएगा 72। प्रश्न संख्या 72 क्या करा जो देखते हैं। 72 करा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी सामंतवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो प्रश्न संख्या 72 का आंसर होगा जी, तो सर आप ही ने बताइएगा। तो भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो प्रश्न संख्या ये भी कई बार एग्जाम हॉल में पूछा गया, भारत की कैसा अर्थव्यवस्था, तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न संख्या 73, भारत की प्रति व्यक्ति आय से बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है। भारत की प्रति व्यक्ति आय से बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है। अधिक है, बी कम है, सी बराबर है, डी बहुत अधिक है। तो प्रश्न संख्या 73 का क्या हो जाएगा जी। तो लगता है कि आपको ज़्यादा हो जाएगा, भारत की आय से बिहार की आय, तो हम लोग बहुत अमीर स्टेट होते हैं। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय से बिहार की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही क्या है, कम है। प्रश्न संख्या 74, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या। ऑप्शन नंबर ए मूल्य का संचय, बी मूल्य का मापन, सी मूल्य का हस्तांतरण, डी साख का प्रबंधन। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर हो जाएगा जी। तो मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है, मूल्य का माप है। तो प्रश्न संख्या 74 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75, व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर, व्यावसायिक बैंक अपने ऋणों पर ऑप्शन नंबर ए ब्याज लेते हैं, बी ब्याज देते हैं, सी कुछ भी नहीं देते हैं, डी कुछ भी नहीं देते हैं। कुछ भी नहीं लेते हैं और कुछ भी नहीं देते। तो व्यवसाय बैंक अपने ऋणों पर क्या करते हैं, तो व्यवसाय बैंक अपने ऋणों पर ब्याज लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 75 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76, तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तो प्रथम क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी कारखाना क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या 76 का आंसर होगा जी। तो तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र है, कारखाना भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आपको मैं सेवा दे रहा हूँ, तो मैं भी आपके लिए क्या हुआ, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आया। प्रश्न संख्या 77, नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, NEP, नई इकोनॉमिकल पॉलिसी, NEP यानी नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, 1985 में, 1991 में, 1990 में या 1992 में। तो नई आर्थिक नीति कब आया था जी, तो बोल सर आप बता दीजिए। तो नई आर्थिक 1991 में आया गया था। कौन लाए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसमें LP लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को लागू किए थे, जिसके कारण क्या हुआ था, हमारा देश आगे बढ़ पाया। प्रश्न संख्या 78, भारत के कुल घरेलू उत्पादन, भारत के कुल घरेलू उत्पादन GDP में सबसे अधिक योगदान है। भारत में कुल घरेलू उत्पादन को GDP कहा जाता है। इसका योगदान है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी द्वितीय क्षेत्र में। तो भारत के कुल घरेलू उत्पादन क्या है, तो प्रश्न संख्या 78 का हो जाएगा। तो सर तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है, यानी सेवा क्षेत्र का, जो मैं आप लोग का दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर 1951 को, ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 1950 को, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को।
तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रश्न संख्या 79 का कौन सा था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। तो प्रश्न संख्या 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? लीजिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए 1950 से 55, ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर सी 1947 से 1952, ऑप्शन नंबर डी 1952 से 1957। तो प्रश्न संख्या 80 का आंसर क्या होगा? था भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 थी। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है तो क्लियर है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन सी पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो जानबे करते लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यही आपसे कहूँगा कि पढ़ते रहिए, युवा के पढ़ते रहिए। अंत में मैं आपको कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पब्लिक सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।